मैं शायर तो नहीं मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। हेलो एवरीवन, हम आगणियन वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। आ गया हूं फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। पैशन, हम सबका कुछ ना कुछ पैशन होता है जिसको हम लोग जीना चाहते हैं। कुछ लोग अपनी जिम्मेदारियों के तले दबकर उस पैशन को जी नहीं पाते हैं, लेकिन वो पैशन उनके अंदर हमेशा छुपा रहता है। कुछ लोगों को लिखने का पैशन होता है, कुछ लोगों को स्पोर्ट्स का पैशन होता है, कुछ लोगों को डांस का पैशन होता है। कोई अपने पैशन को सुरों में सजाता है तो कोई अपने पैशन को कैनवास पे सजाता है। लेकिन कभी कभी लोगों का पैशन उनके ऊपर भारी पड़ जाता है, और कुछ ऐसा ही पैशन था शायरी लिखने का आदित्य को। हर जगह की कहानी, वो वहां की वाइब्स को महसूस करता था, वहां बैठता था और फिर उसके बाद वो उन्हें अपने शब्दं में पिरो देता था। लेकिन एक दिन उसका यही शौक, यही पैशन उसे एक ऐसी जगह पर ले गया जहां से उसका वापस आना लगभग नामुमकिन था। एक बंजर जगह, अधूरे मकान और एक ऐसी मुलाकात जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। आदित्य एक बहुत ही पैशनेट लड़का था और उसका पैशन था शायरियां लिखना। वो बहुत ही अच्छी शायरियां लिखा करता था और अपने पूरे कॉलेज के अंदर फेमस था। वो ऐसा नहीं था कि एक कमरे की टेबल के ऊपर बैठ गया और उसने शायरियां लिखना शुरू कर दी। वो हमेशा जिस जगह, जिस चीज के ऊपर शायरी लिखता था, उस एटमॉस्फेयर में जाने की कोशिश करता था, उस रोल के अंदर जाने की कोशिश करता था, वहां की वाइब्स को महसूस करता था और उसके बाद वो उन वाइब्स को शब्दों के अंदर पिरो के शायरियां लिखा करता था। इसी वजह से जब भी कॉलेज का कोई टूर बनता तो उस टूर पे वो जरूर जाता था, क्योंकि उसे एक नया एनवायरनमेंट मिलेगा, उसे एक नई जगह मिलेगी, नई वाइब्स मिलेगी, जिनके थ्रू वो अपनी नई नई शायरियां लिख पाएगा। और ऐसा ही एक और मौका मिला आदित्य को अपने कॉलेज की एक ट्रिप पे, जब इनकी ट्रिप प्लान हुई राजस्थान की। जी हाँ, हम पहुंच चुके हैं फिर से राजस्थान। कमेंट सेक्शन में लोग बोलते हैं कि राजस्थान में ही सारे भूत हैं क्या, तो भाई लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं। अब वो राजस्थान में आकर होते हैं तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, तो प्लीज मुझे इस पे क्रिटिसाइज ना करें। लेकिन हाँ, फिर से हमारे पास आ गई राजस्थान की एक और स्टोरी, जहां पर एक टूरिस्ट ग्रुप राजस्थान पहुंचा। थार मरुस्थल, थार डेजर्ट आपने सुना है, उस एरिया का ये इंसिडेंट है। वहां के एक छोटे से गांव में इनको पहुंचना था और सिर्फ उस गांव के लिए इनका विजिट नहीं था, उस गांव के कल्चरल हेरिटेज को, उस गांव के अंदर रहने वाले लोगों को, उनके खाने पीने का तरीका, उनका जो कल्चर था, उसके अराउंड इन लोगों को रिसर्च करनी थी। ये काम आदित्य का नहीं था, लेकिन आदित्य को जब ये पता लगा तो वो भी इस ग्रुप के साथ राजस्थान आया, क्योंकि उसे अपने पैशन को फॉलो करना था। आज से पहले कभी वो राजस्थान नहीं आया था और उसके ऊपर शायरी बनाना उसे लगा कि बहुत अच्छा उसके लिए मौका होगा अपने पैशन को जीने का भी, और साथ ही साथ उसके लिए एक नई ट्रिप भी प्लान हो जाएगी। तो कहानी में आगे बढ़े उससे पहले थोड़ा सा प्रमोशन कर लेते हैं। तो जी हाँ, अगर आपके वजह से कोई रियल स्टोरी है या फिर कोई एक्सपीरियंस है तो आप हमारे साथ हमारी इन दी गई आईडीज पर या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप स्पॉटिफाई पे पॉडकास्ट सुनना पसंद करते हैं तो हमारे पॉडकास्ट को जरूर चेकआउट करें। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपको वहां पर भी मिलने वाली है। इसी के साथ साथ आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपके लिए हम लेटेस्ट अपडेट्स वहां पर भी शेयर करते रहे। तो जरूर ज्वाइन करें हमारे इस चैनल को। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वरना फिर मुझे ना एक यज्ञ करना पड़ेगा सब्सक्राइबर देवता को प्रसन्न करने के लिए। तो खैर मिलते हैं, मिलते नहीं, चलते हैं अपनी कहानी में आगे। वीडियो को आप लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इन लोगों का ट्रिप पहुंचता है एक छोटे से गाँव में। गाँव की जो स्ट्रक्चर थी, वहाँ पे छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ी, बहुत बड़ा गांव नहीं था, छोटा सा ही गांव था, और वहीं के कल्चर को इन सब लोगों को मिलकर एक्सप्लोर करना था। तो उन्होंने देखा कि गांव के अंदर करीबन 40-50 गांव हैं जो मिट्टी से बने हुए हैं। अब आज के ज़माने में मिट्टी से बने हुए गांव आप में से बहुत कम लोगों को देखने को मिलते होंगे, लेकिन आज भी अगर आप राजस्थान के कुछ सुदूर गाँवों में, मतलब आइसोलेटेड विलेजेस में जाओगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप आज से करीबन 20 से 30 साल पीछे आ चुके हो। वहाँ रहने वाले लोगों की ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है। जैसे आपको पता है, सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है उनकी पानी, और पानी लेने के लिए वो 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर भी जाते हैं। हमारी तरह उनके कोई बहुत बड़े सपने नहीं होते हैं, गाड़ियाँ, घोड़े, बड़े बड़े मकान, ऐसा कुछ भी नहीं है, और बड़ी ही सिंपल लाइफ वहाँ पर जीते हैं। वहाँ पहुँचकर इन लोगों ने देखा कि इस तरह से भी लोग जी रहे हैं। वहीं उस गाँव से थोड़ा सा दूर, करीबन आप मान लो 1-1.5 किलोमीटर दूर, क्लियरली दिखाई देता था कि एक और छोटा सा गांव सा था, जिसमें मिट्टी के नहीं पक्के मकान थे, लेकिन उन सभी मकानों के ढांचे आधे से ज्यादा गिरे हुए थे।
आदित्य ने जब ये देखा तो उसने लोगों से पूछा कि भाई साहब ये जो दूसरा गांव है इसमें कोई रहता नहीं है क्या? तो उन्होंने बोला कि पहले लोग रहा करते थे, लेकिन फिर साधनों की कमी और इस वजह से ये लोग सब छोड़कर शहर की तरफ शिफ्ट हो गए हैं और एक गांव ऐसा कैसा ही पड़ा है, इसीलिए इनके जो घर के ढांचे हैं वो भी आधे से ज्यादा टूट गए हैं। इसके बाद ये लोग अपने काम में लग गए। आदित्य भी, उसने पूरे गांव को एक्सप्लोर किया, सुबह, दिन में, शाम को, रात को, बड़े एंजॉय कर रहा था वो इस एटमॉस्फेयर को। पहला एक्सपीरियंस था उसका ऐसे रेगिस्तान के अंदर बसे हुए गाँव के अंदर रहने का और राजस्थानी खाना खाना, उन लोगों की सोच को, उन लोगों के कल्चर को समझना। इन सबको देखने के बाद उसने उस गांव के ऊपर एक शायरी लिखी जो उन्होंने हमारे साथ शेयर भी की है कि मिट्टी की सौंधी खुशबू में बसते हैं सपने, खुशियों के दीप जलते हैं अपने, न चाहत धन दौलत की ना ही शौक बड़े हैं, छोटी छोटी चीजों में ही दिल के धागे जुड़े हैं। पगडंडियों पर दौड़ती मासूम हंसी और नीम की छांव में बैठे किस्सों के राही, संस्कार परंपरा रीति रिवाज संभाले हैं हम अपने अंदाज, चूल्हे की रोटी और आम की छांव हमारे लिए क्या स्वर्ग से कम है ये गांव, दुख में दुखी हैं और सुख में हैं हंसते, हम गांव वाले यहाँ दिल से बसते। तो इस तरह से उसने इस गांव के लिए एक शायरी लिखी, कुछ लाइनें लिखी और इस तरह से एक्सप्लोर करते करते वो पहुंच जाता है उस गांव में जिसको उसने पहले दिन आकर देखा था, जहां पर कोई आता जाता नहीं था, जहां के मकान अब खंडर में तब्दील हो चुके थे। और वहां आदित्य अकेला नहीं गया था, उसके 4-5 दोस्त भी उसके साथ वहां गए थे। वहां जाकर उन्होंने उन घरों को एक्सप्लोर किया और आदित्य ने फील किया कि उस जगह की वाइब ही अलग थी। ऐसा लग रहा था कि उस जगह के घर आज भी किसी का आने का इंतजार कर रहे हैं। ये सब वहां जाकर बैठते हैं और आदित्य जो था वो एक्सप्लोर कर रहा था अपनी नेक्स्ट इंस्पिरेशन के लिए, नेक्स्ट शायरी के लिए, नेक्स्ट लाइनों के लिए कि वो क्या लिखने वाला है। कि तभी इन लोगों को उधर उन घरों के बीच में से एक औरत आती हुई दिखाई देती है जिसने अपने सर के ऊपर पानी का मटका रखा हुआ था। ये लोगों को लगा कि कोई होगी, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद इन लोगों को स्ट्राइक करता है, स्पेशली आदित्य को बोलता है कि यार ये घर तो सुनसान है, इन घरों में तो कोई भी नहीं रहता है, फिर वो औरत कौन थी? तो उसका एक दूसरा दोस्त बोलता है अबे यार यहाँ आसपास देख सभी बंजारे हैं, कोई ना कोई यहाँ पर खाली जगह देख कर आके रहने लग गया होगा, तो इतना दिमाग क्यों लगा रहा है? तो उन सबको लगा कि हाँ यार कुछ ऐसा ही हुआ होगा। इसके थोड़ी देर के बाद सब लोग वहां से निकलने के लिए कहते हैं, लेकिन आदित्य को अभी भी अपनी इंस्पिरेशन नहीं मिली थी। तो अपने दोस्तों से बोलता है कि यार तुम लोग चलो, मैं थोड़ी देर और यहाँ बैठूंगा, यहाँ की वाइब्स को महसूस करूंगा, क्योंकि मुझे ये जगह बहुत सही लग रही है और इसके ऊपर एक शायरी तो बनती है। और वैसे भी परसों हम लोगों को निकलना है, तो फिर यहाँ आने का टाइम नहीं मिल पाएगा। उसकी बात सुनकर उसके दोस्त उसे वहां छोड़कर निकल जाते हैं। आदित्य वहां पर एक घर के सामने एक पत्थर पर जाकर बैठ जाता है और उस घर को ऑब्जर्व करना शुरू करता है। यहाँ अब आदित्य की सिक्स सेंस काम करना शुरू कर चुकी थी। उस घर को थोड़ी देर ऑब्जर्व करने के बाद एक तरह से मेडिटेशन जोन में चला गया था और उस घर के अंदर से उसे ऐसी वाइब्स आ रही थी जैसे वो घर उसे अपनी तरफ बुला रहा है या फिर उस घर को किसी के आने का इंतजार है। वो अपना पेन पेपर उठाता है और अपनी शायरी लिखना शुरू करता है, जिसकी लाइनें कुछ इस तरह से हैं। छुपा है धुंध में एक वीरान सा मकान, जिसकी दीवारें करती है सवाल तमाम, गुजरती है सरगोशियां उसकी हवाओं में और बंद हैं कई सारे राज सदियों की अदाओं में। चांदनी भी डर कर वहां से गुजरती, परछाइयों की बातें हवा में बिखरती। दरवाजे बंद हैं मगर दस्तकें आती है, रात के सन्नाटे में आहटें जगाती है। कौन रहता है वहां कोई जान न पाया, जो गया वो लौटा नहीं, हर राज अनसुलझाया। बस कहानियां बसी, बस किस्से बचे और राज का वो ठिकाना अब भी अकेले खड़े। कुछ इस तरह की लाइनें आदित्य ने उस घर को देखकर उस टाइम पर लिखी थी। इन लाइनों को लिखने के बाद, जैसा कि आप जानते हैं, हर शायर अपनी लाइनों को लिखने के बाद उसको एक अलग स्वर के अंदर बोलता है, जैसा कुछ मैंने भी कोशिश की थोड़ी देर पहले। तो ऐसे ही वो उन लाइनों को जोर जोर से बोल रहा था और जैसे उसने लाइनें बोल के खत्म किया, उसके कान में मतलब साइड में बैकग्राउंड से एकदम से एक सारंगी बजने की वॉइस आती है। सारंगी आप लोग समझते होंगे, राजस्थानी वायलिन टाइप का ये एक यंत्र होता है। जैसे वायलिन बजती है वैसे सारंगी बजती है और कैरेक्टरिस्टिक इसकी धुन होती है। आप लोगों ने अगर सुनी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वरना एक बार एक्सप्लोर करके सुने जरूर। तो जैसे उसे सारंगी की आवाज आई, उसने उस तरफ ध्यान दिया तो उसे 2-3 थोड़ा देखकर घर जो थे वो खंडर वाले, वहां पर एक औरत नाचती हुई दिखाई दी और वो थोड़ा सा आगे गया तो देखा कि नीचे 2 आदमी बैठे हुए थे और वो अपनी सारंगी बजाने में मग्न थे और वो औरत जो थी वो डांस करने में मग्न थी। ये देखते ही आदित्य का दिमाग खराब हो जाता है कि खाली पड़े घरों के अंदर एकदम से एक औरत नाच रही है, सारंगी की आवाज आ रही है। उसको लग जाता है कि भाई यहाँ कुछ ना कुछ झोल है। उसकी
उसकी हालत टाइट होती है, वो सीधा वहां से भागना शुरू करता है। अब वो जो छोटा सा गांव था उसमें गिनती के 8-10 घर थे, इससे ज्यादा नहीं। उस घर के पास जाकर वो उन लोगों की नजर उस पर पड़ती, उससे पहले वहां से भागता है। लेकिन पता नहीं कौन सी लूप के अंदर वो फंस गया था, वो किसी भी गली में जाए घूमकर वापस वो उसी घर के सामने आ जाता है। और पूरे टाइम जब तक वो भागने की कोशिश कर रहा था उसके कानों के अंदर वो सारंगी की आवाज घूम रही थी। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि वो करे तो क्या करके। तभी उसे फिर से एक और नई आवाज आती है। ये आवाज थी कुछ लोगों के हंसने की। वो उस आवाज की तरफ देखता तो उसकी हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। उसे एक और खंडर घर के अंदर 4-5 बूढ़े लोग बैठे हुए दिखाई देते हैं, जैसे वो आपस में बातचीत करके हंस रहे हो। उनमें से किसी का भी ध्यान आदित्य की तरफ नहीं था, लेकिन आदित्य को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। वो जो देख रहा है वो सच है या फिर उसका वहम है। आदित्य को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं आ रहा था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो वहां से भी भागना शुरू करता है और बार बार भागते भागते पीछे देख रहा था। तो भागते भागते वो किसी से टकराता है और टकराते वो नीचे गिरता है। और नीचे गिरते वो देखता है तो ये वही औरत थी जो जब उसके दोस्त साथ में थे थोड़ी देर जो मटकी अपने सिर के ऊपर लेकर निकली थी। उससे टकराने के बाद वो लेडी तो 1 इंच भी नहीं हिलती, लेकिन आदित्य नीचे गिर जाता है। वो एकदम से उस लेडी को देखने के लिए मुड़ता है तो उसकी नजर उसके पैरों पे पड़ती है और उसके पैरों पर नजर पड़ती उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। चिंता ना करें, उसके पैर मुड़े हुए नहीं थे, लेकिन उसके पैर पूरी तरह जले हुए थे। और ये देखकर वो समझ गया था कि ये इंसान तो नहीं है। और अब उसकी हिम्मत भी नहीं थी कि वो अपनी नजरें ऊपर उठाकर ये देख ले कि उस औरत का चेहरा कैसा है। वो एकदम से उठता और फिर से बहुत तेज भागना शुरू करता, अपनी पूरी जान लाकर। उसे लग गया था कि वो किसी ऐसी जगह पर फंस गया है जहां पर इंसान नहीं, शायद भूत रहते हैं। वो पूरी जान ला के भागता है, लेकिन अब भी उसकी वो लूप ब्रेक नहीं हुई थी। वो भागा और फिर से उसी जगह पर आकर रुका, लेकिन इस बार वो औरत वहां पर नहीं थी। लेकिन वही हंसने की आवाजें और वही सारंगी की आवाजें अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। बार बार अपनी पूरी जान लाकर भाग रहा था और भागते भागते एक पॉइंट पर वो इतना थक गया कि सीधा जमीन पे गिर के वो बेहोश हो गया। उसकी जब दोबारा आंख खुलती है तो वो उन्हीं में से किसी एक घर में था और उसके आसपास उसके कॉलेज के स्टूडेंट्स और उसके टीचर्स थे। उन्होंने उठते उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम बेहोश कैसे हो गए? तो उसने चारों तरफ देखा, बिल्कुल सन्नाटा था, सारे के सारे घर वैसे ही वीरान थे। उसे सब कुछ याद आता है, लेकिन वो किसी को कुछ भी नहीं बताता है, क्योंकि जो उसने देखा वो उसे खुद को नहीं बताता कि रियल है या फिर उसका वहम है। और वो किसी को बताएगा भी तो कोई उसका विश्वास नहीं करेगा, उसका मजाक और उड़ाएंगे। तो उसने उन लोगों से कहा कि गर्मी बहुत थी, मेरे पास पानी भी नहीं था, आई थिंक उसी वजह से मैं बेहोश हो गया। उसके बाद आदित्य को वहां से ले जाया जाता है। वो ठीक था, बस वो बेहोश ही हुआ था। वहां पहुंच के सब लोग अपना अपना काम करते हैं। रात को आदित्य वहां पर उसी गांव में एक जगह पर बैठा हुआ था और बैठा बैठा वो यही सोच रहा था कि आज दिन में उसके साथ जो हुआ वो सच था या वहम था, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस इससे पहले कभी आदित्य ने नहीं किया था अपने लाइफ के अंदर। और वो इसी उधेड़-बुन में लगा हुआ था कि क्या हुआ है आज मेरे साथ, ऐसी मतलब क्या मानूं मैं इसको, किसको समझाऊं, किसको बोलूं, कौन मेरी बात पे विश्वास करेगा। वही सब सोच ही रहा था कि तभी एक बूढ़े बाबा अंकल जो होते हैं वो उसके पास चलकर आते हैं और उसके पास बैठते हैं। बूढ़े बाबा उससे बोलते हैं, काहे बाबूजी, काहे सोच रहा हो, मतलब क्या बाबूजी क्या सोच रहे हो? तो बोलता है कुछ नहीं कुछ नहीं। तो बाबा उससे बोलते हैं ये रेगिस्तान से, या रेगिस्तान का गाँव में खूब सारी कहानियां दबी हुई है और या कहानियां ने जो बाहर निकालवा की कोशिश करे से ना, बी का चक्कर में अच्छा लोगों की जिंदगियां खराब हो जाओ। कहने का तो उनका ये था कि रेगिस्तान के गांव है और रेगिस्तान के गांव में हजारों कहानियां दबी हुई हैं। ये कहानियां दबी रहे तो ही बढ़िया है। अगर कोई इन कहानियों को बाहर निकालने की कोशिश करता है तो कभी कभी उसकी जिंदगी खराब हो जाती है। इतना कहकर वो बूढ़े बाबा उठते हैं और उठते टाइम वो आदित्य के हाथ में उसकी वो डायरी थमा देते हैं जो दिन में भागते भागते उससे उन्हीं खंडरों के अंदर गिर गई थी। इसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। आदित्य सारी चीजें प्रोसेस ही कर रहा था और वो डायरी को देखता है तो शॉक हो जाता है कि डायरी इनके पास कैसे आई, क्योंकि डायरी उसको इवन याद भी नहीं था कि उसकी डायरी वहां गिर गई थी। बट उसे फिर बाद में याद है कि हाँ, भागते टाइम उससे वो डायरी गिर गई थी। वो चीजें प्रोसेस ही कर रहा था और वो बाबा से पूछने वाला था, वहां पर कोई भी नहीं था। बाबा शायद वहां से जा चुके थे या एकदम से गायब से ही हो गए थे। कि जाने के बाद आदित्य फटाफट से अपनी डायरी खोलता तो देखता है कि आदित्य की डायरी का हर पन्ना जला हुआ था। सिर्फ वो एक पन्ना बचा हुआ था जिस पन्ने में उसने उस जगह के लिए वो शायरी लिखी थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है, ये उसका वहम है, ये सच है। वो किसी को क्या बताए क्या नहीं बताए। अपने किसी दोस्त को बताता भी तो भी कोई उसकी बात नहीं मानता। लेकिन अगर ये सब वहम था तो उसकी वो डायरी जो उस जगह पर छूट गई थी वो यहाँ कैसे आई?
और उसके पन्ने कैसे जले हुए और उसके आखिर उसकी डायरी के पन्ने क्यों जले हुए हैं। और ये राज शायद हमेशा आदित्य के लिए राज ही रह गया। उसे आज तक पता नहीं है कि उसके साथ उस दिन राजस्थान के उस गांव में जो हुआ वो सच है या फिर झूठ है, लेकिन एक लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस उसके साथ है। आज भी आदित्य ने उस डायरी को और उस पन्ने को बहुत संभाल के रखा हुआ है, क्योंकि वो उसकी लाइफ की एक ऐसी मेमोरी है जिसे वो शायद ही कभी भुला पाएगा। यहाँ आदित्य के साथ सच और कोई बहुत हॉरिफिक घटना नहीं हुई, लेकिन एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जिसे वो किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, और मेरे थ्रू उसने आप लोग के साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश की है। आप लोग बताइए, आप लोगों को क्या लगता है, आदित्य के साथ जो भी कुछ हुआ वो सिर्फ एक वहम था या वाकई में उसके साथ उस दिन ये सारी घटनाएं हुई? ये घटनाएं क्यों हुई, उस गांव की क्या हिस्ट्री है, किसी को भी नहीं पता। उसने गांव वालों से भी पूछा थोड़ा बहुत, तो भी उस गांव की कोई हिस्ट्री नहीं थी, और कोई ऐसी उसको कहानी भी नहीं मिली जो उससे उसको रिलेट करती हो। दोबारा उसकी उस गांव में जाने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि हो सकता है वो एक बार बचकर आ गया था, और वो बूढ़े बाबा जो उसको वार्निंग देकर गए थे, अगर वो उसको नकारता तो शायद दोबारा कभी वो उस गांव से वापस नहीं आ पाता, और उन्हीं लोगों के साथ वो भी उस गांव में बस जाता। और शायद इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप किसी ऐसी जगह पर पहुंचे और आपको ऐसे वीरान गांव मिले, तो एक्सप्लोरर ना बने, वरना आपके साथ भी ऐसी घटनाएं हो सकती है। क्या आप में से कभी किसी के साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।